नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूं आपके सामने एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे महान क्रांतिकारी के जीवन को लेकर जिसने अपने जीवन को देश के लिए हंसते हंसते न्यौछावर कर दिया। हम बात कर रहे हैं राम प्रसाद बिस्मिल के जीवन की। तो इनके जीवन से संबंधित मैं आपको सारी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहें ताकि आप पूरी जानकारी हासिल कर सकें। आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब जब भारत के स्वाधीनता इतिहास में महान क्रांतिकारियों की बात होगी, तब तब भारत माँ के इस वीर सपूत का जिक्र होगा। रामप्रसाद बिस्मिल एक महान क्रांतिकारी ही नहीं, बल्कि उच्च कोटि के कवि, शायर, अनुवादक, बहुभाषाविद व साहित्यकार भी थे। इन्होंने अपनी बहादुरी और सूझबूझ से अंग्रेजी हुकूमत की नींद उड़ा दी और भारत की आजादी के लिए मात्र 30 साल की उम्र में अपने प्राणों की आहुति दे दी। बिस्मिल उपनाम के अतिरिक्त वे राम और अज्ञात के नाम से भी लेख व कविताएं लिखते थे। उनकी प्रसिद्ध रचना सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है गाते हुए न जाने कितने क्रांतिकारी देश की आजादी के लिए फांसी के तख्ते पर झूल गए। रामप्रसाद बिस्मिल ने मैनपुरी कांड और काकोरी कांड को अंजाम देकर अंग्रेजी साम्राज्य को हिला दिया था। तो चलिए जानते हैं इनके जीवन को लेकर कुछ पहलुओं के बारे में। सबसे पहले बात करूंगा इनके प्रारंभिक जीवन को लेकर। रामप्रसाद बिस्मिल का जन्म 11 जून सन 1897 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में हुआ था। इनके पिता का नाम मुरलीधर और माता का नाम मूलमती था। जब रामप्रसाद 7 वर्ष के हुए तब पिता पंडित मुरलीधर घर पर ही उन्हें हिंदी अक्षरों का ज्ञान कराने लगे। उस समय उर्दू का भी बोलबाला था, इसलिए हिंदी शिक्षा के साथ साथ बालक को उर्दू पढ़ने के लिए एक मौलवी साहब के पास भेजा जाता था। इनके पिता पंडित मुरलीधर राम की शिक्षा पर विशेष ध्यान देते थे और पढ़ाई के मामले में जरा भी लापरवाही करने पर मार भी पड़ती थी। 8वीं कक्षा तक वो हमेशा कक्षा में प्रथम आते थे, परंतु कुसंगति के कारण उर्दू मिडिल परीक्षा में वह लगातार 2 वर्ष अनुत्तीर्ण हो गए। रामप्रसाद की इस अवनति से सभी को बहुत दुख हुआ और 2 बार एक ही परीक्षा में फेल होने पर उनका मन भी उर्दू की पढ़ाई से उठ गया। इसके बाद उन्होंने अंग्रेजी पढ़ने की इच्छा व्यक्त की। इनके पिता अंग्रेजी पढ़ाने के पक्ष में नहीं थे, पर रामप्रसाद की मां के कहने पर मान गए। 9वीं कक्षा में जाने के बाद रामप्रसाद आर्य समाज के संपर्क में आए और इसके बाद उनके जीवन की दशा ही बदल गई। आर्य समाज मंदिर शाहजहांपुर में वह स्वामी सोमदेव के संपर्क में आए। जब रामप्रसाद बिस्मिल 18 वर्ष के थे तब स्वाधीनता सेनानी भाई परमानंद को ब्रिटिश सरकार ने गदर षड्यंत्र में शामिल होने के लिए फांसी की सजा सुनाई, जो बाद में आजीवन कारावास में तब्दील कर दी गई और फिर 1920 में उन्हें रिहा भी कर दिया गया। एक खबर पढ़कर रामप्रसाद बहुत विचलित हुए और मेरा जन्म शीर्षक से एक कविता लिखी और उसे स्वामी सोमदेव को दिखाया। इस कविता में देश को अंग्रेजी हुकूमत से मुक्ति दिलाने की प्रतिबद्धता दिखाई दी। इसके बाद रामप्रसाद ने पढ़ाई छोड़ दी और सन 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के दौरान कांग्रेस के नरम दल के विरोध के बावजूद लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के पूरे लखनऊ शहर में शोभा यात्रा निकाली। इसी अधिवेशन के दौरान उनकी मुलाकात केशव बलिराम हेडगेवार, सोमदेव शर्मा व मुकुंदी लाल आदि से हुआ। इसके बाद कुछ साथियों की मदद से उन्होंने अमेरिका की स्वतंत्रता का इतिहास नामक एक पुस्तक प्रकाशित की, जिसे उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रकाशित होते ही प्रतिबंधित कर दिया। वहीं बताना चाहूंगा मैनपुरी षड्यंत्र को लेकर। रामप्रसाद बिस्मिल ने अंग्रेजी साम्राज्यवाद से लड़ने और देश को आजाद कराने के लिए मातृदेवी नामक की एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। इस कार्य के लिए उन्होंने औरैया के पंडित गेंदालाल दीक्षित की मदद ली। स्वामी सोमदेव चाहते थे कि इस कार्य में रामप्रसाद की मदद कोई अनुभवी व्यक्ति करे। इस कारण उन्होंने उनका परिचय पंडित गेंदालाल से करवाया। रामप्रसाद बिस्मिल की तरह पंडित जी ने भी शिवाजी समिति नाम की एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी।
दोनों ने मिलकर इटावा, मैनपुरी, आगरा और शाहजहांपुर जिलों के युवकों को देश सेवा के लिए संगठित किया। जनवरी 1918 में बिस्मिल ने देशवासियों के नाम संदेश नाम का एक पैम्फलेट प्रकाशित किया और अपनी कविता मैनपुरी की प्रतिज्ञा के साथ साथ इसका भी वितरण करने लगे। सन 1918 में इन्होंने अपने संगठन को मजबूत करने के लिए 3 बार डकैती भी डाली। 1918 में कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन के दौरान पुलिस ने इनको और इनके संगठन के दूसरे सदस्यों को प्रतिबंधित साहित्य बेचने के लिए छापा डाला, पर बिस्मिल भागने में सफल रहे। पुलिस से मुठभेड़ के बाद इन्होंने यमुना में छलांग लगा दी और तैरकर आधुनिक ग्रेटर नोएडा के बीहड़ों में चले गए। इन बीहड़ों में उन दिनों केवल बबूल के वृक्ष ही हुआ करते थे और इंसान कहीं दूर दूर तक नहीं दिखता था। उधर मैनपुरी षड्यंत्र मुकदमे में ब्रिटिश जज ने फैसला सुनाते हुए बिस्मिल और दीक्षित को भगोड़ा घोषित कर दिया। रामप्रसाद बिस्मिल ने ग्रेटर नोएडा के एक छोटे से गांव रामपुर जागीर में शरण ली और कई महीने यहाँ के निर्जन जंगलों में घूमते रहे। इसी दौरान इन्होंने अपना क्रांतिकारी उपन्यास बोल्शेविकों की करतूत लिखा और यौगिक साधन का हिंदी अनुवाद भी किया। इसके बाद बिस्मिल कुछ समय तक इधर उधर भटकते रहे और जब फरवरी 1920 में सरकार ने मैनपुरी षड्यंत्र के सभी बंदियों को रिहा कर दिया, तब वो भी शाहजहांपुर वापस लौट गए। सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में वो शाहजहांपुर कांग्रेस कमेटी के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए। वहां उनकी मुलाकात लाला लाजपत राय से हुई, जो उनकी लिखी हुई पुस्तकों से बहुत प्रभावित हुए और उनका परिचय कलकत्ता के कुछ प्रकाशकों से करा दिया। इन्हीं प्रकाशकों में से एक उमादत्त शर्मा ने आगे चलकर सन 1922 में रामप्रसाद बिस्मिल की एक पुस्तक कैथराइन छापी थी। सन 1921 में इन्होंने कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन में भाग लिया और मौलाना हसरत मोहनी के साथ मिलकर पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के साधारण सभा में पारित करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शाहजहांपुर लौटकर इन्होंने लोगों को असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। जब चौरी चौरा कांड के पश्चात गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया तो सन 1922 के गया अधिवेशन में बिस्मिल व उनके साथियों के विरोध स्वरूप कांग्रेस में फिर 2 विचारधाराएं बन गईं, एक उदारवादी और दूसरी विद्रोही। HRA का गठन तो बताना चाहूंगा, सितंबर 1923 में हुए दिल्ली के विशेष कांग्रेस अधिवेशन में संतुष्ट नवयुवकों ने एक क्रांतिकारी पार्टी बनाने का निर्णय किया। सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी लाला हरदयाल, जो उन दिनों विदेश में रहकर देश की आजादी का प्रयत्न कर रहे थे, पत्र लिखकर रामप्रसाद बिस्मिल को सचिंद्रनाथ सान्याल व यदु गोपाल मुखर्जी से मिलकर नई पार्टी का संविधान तैयार करने की सलाह दी थी। 3 अक्टूबर 1924 को हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की एक बैठक कानपुर में की गई, जिसमें सचिंद्रनाथ सान्याल, योगेश चंद्र चटर्जी व रामप्रसाद बिस्मिल आदि कई प्रमुख सदस्य शामिल हुए। पार्टी के लिए एक फंड एकत्रित करने के लिए 25 दिसंबर 1924 को बमरौली में डकैती डाली गई। वहीं बताना चाहूंगा काकोरी कांड के बारे में। पार्टी के कार्य हेतु धन की आवश्यकता पूर्ण करने के लिए बिस्मिल ने सरकारी खजाने लूटने की योजना बनाई और उनके नेतृत्व में कुल 10 लोगों, जिनमें अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्र नाथ बख्शी, मनमथनाथ गुप्ता, मुकुंद लाल केशव चक्रवर्ती, मुरारी शर्मा और बनवारी लाल आदि शामिल थे। लखनऊ के पास काकोरी स्टेशन पर ट्रेन रोककर 9 अगस्त 1925 को सरकारी खजाना लूट लिया। 26 सितंबर 1925 को बिस्मिल के साथ पूरे देश में 40 से भी अधिक लोगों को काकोरी डकैती मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं बात करना चाहूंगा इनकी फांसी को लेकर, तो रामप्रसाद बिस्मिल को अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह के साथ मौत की सजा सुनाई गई। इन्हें 19 दिसंबर सन 1927 को गोरखपुर जेल में फांसी दे दी गई। जिस समय रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी लगी, उस समय जेल के बाहर हजारों लोग उनके अंतिम दर्शनों की प्रतीक्षा कर रहे थे। हजारों लोग उनकी शव यात्रा में सम्मिलित हुए और उनका अंतिम संस्कार वैदिक मंत्रों के साथ राप्ती के तट पर किया गया।
तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी राम प्रसाद बिस्मिल के जीवन से जुड़ी? अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो नीचे दिए कमेंट्स बॉक्स में हमें अपनी राय साझा करें।